एक तरफ वैश्विक राजनीति है तो दूसरी तरफ हमारे अपने देश के कानून और समाज की चुनौतियां। बिल्कुल। हमारा काम यही है कि इन सब के बीच के धागों को पकड़ें और समझें कि इनका हमारे लिए क्या मतलब है। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए शुरू करते हैं उस खबर से जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। ट्रंप प्रशासन का एक बहुत बड़ा कदम। आप 65 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की बात कर रहे हैं। हाँ वही, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क भी शामिल है। ये सिर्फ पेरिस समझौते से बाहर निकलने जैसा नहीं है, ये तो कुछ और ही लेवल पर है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। इसे ऐसे समझें कि दशकों से जो एक वैश्विक व्यवस्था बनी थी, अमेरिका उसकी नींव का एक बहुत बड़ा पत्थर था। और अब वो पत्थर खींच लिया गया है। हाँ, प्रशासन का तर्क है कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, पर ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दशकों पुरानी प्रतिबद्धताओं को खारिज करने जैसा है। लेकिन इसका असर तो तुरंत दिखना शुरू हो गया होगा। मेरा मतलब है, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था से अचानक फंडिंग खींच लेते हैं तो जमीन पर तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल, और वो भी बहुत बुरी तरह से। 2025 की शुरुआत में WHO से हटने का फैसला हुआ था, और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा असर विकासशील देशों की स्वास्थ्य परियोजनाओं पर पड़ा है। जैसे वो प्रोग्राम्स जो मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने पर काम कर रहे थे, या फिर टीबी, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रम जो अमेरिकी फंडिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, वो अब मुश्किल में है। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा खालीपन बन गया होगा। अब सवाल यह है कि इस खालीपन को भर कौन रहा है? और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, चीन और रूस। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, और यही सबसे बड़ी चिंता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात कर रहे हैं। जब अमेरिका पीछे हटता है तो चीन और रूस जैसी ताकतें आगे आती हैं। और वैश्विक शासन को लेकर उनका नजरिया लोकतांत्रिक दुनिया से काफी अलग है। हाँ, ये एक ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून वो व्यक्तिगत हितों के लिए तोड़े मरोड़े जा सकते हैं। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास भी है। इसी माहौल में क्वाड का भविष्य क्या है? वही क्वाड जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिसे चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। हाँ, एक स्रोत तो 2025 को क्वाड के लिए मध्यांतर का वर्ष कह रहा है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ 2017 में क्वाड को फिर से जिंदा करने वाले मुख्य लोगों में से एक खुद डोनाल्ड ट्रंप थे। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ 2025 में जब भारत को लीडर समिट की मेजबानी करनी थी तो वो हो ही नहीं पाई, जिससे समूह के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगने लगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया, नहीं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? यहीं पर कहानी में एक और मोड़ है। लीडर समिट न होने के बावजूद क्वाड की गतिविधियां रुकी नहीं, और यही इस समूह का लचीलापन दिखाता है। अच्छा, जैसे क्या हुआ? जैसे गुआम में मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ। जून 2025 में एक क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया। ओके। फिर अक्टूबर में मुंबई में पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप की पहली बैठक भी हुई। मतलब लीडरशिप लेवल पे भले ही शांति हो, लेकिन ऑपरेशन लेवल पे काम चल रहा है। एकदम सही। लेकिन ये भी सच है कि इस गति को बनाए रखने के लिए एक लीडर लेवल समिट बहुत जरूरी है, जिसकी उम्मीद 2026 की शुरुआत में की जा रही है। हाँ, तब तक क्वाड एक तरह से आप कह सकते हैं ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। वैश्विक मंच पर नियमों के इस तरह बदलने की बात हो रही है, और ये मुझे भारत के अंदर चल रही एक बहुत ही संवेदनशील बहस की याद दिलाता है। POCSO अधिनियम। हाँ, हमारे स्रोतों में इस पर काफी कुछ है, और यहाँ भी एक कानून जो अच्छे इरादों से बनाया गया था, उसके कुछ ऐसे नतीजे निकल रहे हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये बहुत जटिल मुद्दा है। चलिए पहले आंकड़ों को देखते हैं। 2025 में फास्ट ट्रैक अदालतों ने एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने जितने मामले दर्ज हुए उससे ज्यादा का निपटारा कर दिया। 109% की निपटान दर सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट, 109%? ये तो शानदार है। इसका मतलब है कि वो पुराने अटके हुए केस भी निपटा रहे हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक और आंकड़ा देख रहा हूँ जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। सजा की दर, है ना? हाँ, इन फास्ट ट्रैक अदालतों में सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 19% है। 19? ये कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चिंता है। क्या हम सिर्फ न्याय देने के नाम पर फाइलें बंद कर रहे हैं? तेजी से न्याय का मतलब बेहतर न्याय नहीं है, और इसके पीछे हमारे सिस्टम की कई खामियां हैं। जांच जल्दबाजी में होती है, चार्जशीट अधूरी होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं,
और एक बहुत बड़ी कमी है किस चीज की? सपोर्ट पर्सन्स की। सपोर्ट पर्सन्स वो कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे और उनके परिवार की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है, अच्छा ताकि वो इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजर सकें। अच्छा, एक तरह के काउंसलर या गाइड। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आंध्र प्रदेश के 919 पुलिस स्टेशनों में से सिर्फ 42 में पैरालीगल वॉलंटियर्स यानी PLVs हैं। सिर्फ 42? और तमिलनाडु के 1577 में से एक में भी नहीं। ये लोग पीड़ितों के लिए पहली रक्षा पंक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो है ही नहीं। ये तो सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और मामला यही खत्म नहीं होता। हमारे स्रोतों में इस कानून के एक और परेशान करने वाले पहलू का जिक्र है। इसका दुरुपयोग? हाँ, और इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पॉक्सो का इस्तेमाल अक्सर उन किशोरों के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जा रहा है जो सहमति से रोमांटिक संबंधों में है। खासकर तब जब परिवार जाति या धर्म के आधार पर रिश्ते का विरोध करता है। मतलब अगर 2 किशोर, मान लीजिए 17 साल के, आपसी सहमति से रिश्ते में हैं और उनके परिवार वाले राजी नहीं हैं, तो वो लड़के के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कानून के तहत 18 साल से कम उम्र में सहमति की कोई कानूनी मान्यता ही नहीं है। ये कठोर नियम इसे हेर फेर के लिए बहुत आसान बना देता है। और आंकड़े में यही बताते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि पॉक्सो के लगभग 1/4 यानी 24.3% मामले, हाँ 24.3% मामले ऐसे ही रोमांटिक संबंधों से जुड़े थे। इसी वजह से सहमति की उम्र यानी एज ऑफ कंसेंट पर फिर से इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है। और इस बहस के 2 पहलू हैं, है ना? हाँ, एक तरफ तर्क ये है कि 18 साल की जो ये कठोर सीमा है वो 16 से 18 साल के किशोरों की अपनी समझ और स्वायत्तता का उल्लंघन करती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत जायज चिंता ये भी है कि अगर उम्र कम की गई तो इससे बच्चों का शोषण और तस्करी बढ़ सकती है। विधि आयोग ने भी 2023 की अपनी रिपोर्ट में उम्र कम करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। तो क्या इसको कोई बीच का रास्ता है, कोई समाधान? एक संभावित समाधान क्लोज इन एज छूट का हो सकता है। क्लोज इन एज? हाँ, कुछ पश्चिमी देशों में इसे रोमियो जूलियट क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर 2 किशोरों की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, मान लीजिए 2 या 3 साल, तो कानून उन मामलों में थोड़ी नरमी बरत सकता है, बजाय इसके कि इसे एक गंभीर यौन अपराध माना जाए। बिल्कुल। POCSO का ये पूरा मामला संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये संतुलन वाली बात मुझे हमारे अगले विषय पर ले जाती है, केंद्र राज्य संबंधों पर, जहां एक अजीब तरह का असंतुलन पैदा हो रहा है। आप दक्षिणी राज्यों वाले मुद्दे की बात कर रही थी ना? हाँ, ये तो बहुत ही अनोखी स्थिति है। एक लेख बताता है कि कैसे दक्षिणी राज्यों को अपनी सफलता की सजा मिल रही है। उन्होंने राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, और अब इसी वजह से उनकी राजनीतिक शक्ति कम होने का खतरा है। ये तो सरासर अन्याय लगता है। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चुनौती है। देखिए, भारत में 2 मुख्य चीजें जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। एक तो लोकसभा में सीटें, और दूसरा वित्त आयोग से मिलने वाला पैसा। सही। दक्षिणी राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करके जनसंख्या वृद्धि को काबू में कर लिया। लेकिन अब 2026 के बाद जब परिसीमन यानी सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, तो उन्हें डर है कि उनकी सीटें और फंड दोनों कम हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आबादी उत्तरी राज्यों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी है। बिल्कुल। तो जो राज्य राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में सबसे आगे रहे, अब वही पीछे रह जाएंगे। इसका कोई समाधान है? क्या हम हमेशा के लिए इसी सिस्टम से बंधे हैं? हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प समाधान सुझाते हैं, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे स्पोर्ट्स में हैंडीकैप की तरह समझिए। आप सबसे बड़ी और मजबूत टीम को और ज्यादा फायदे नहीं देते, ठीक है, बल्कि आप ये सुनिश्चित करते हैं कि छोटी टीमों को भी अपनी बात रखने का एक सार्थक मौका मिले। इस सिद्धांत के तहत किसी राज्य का प्रतिनिधित्व सिर्फ उसकी जनसंख्या पर आधारित नहीं होता। तो फिर किस पर होता है? ये जनसंख्या के आकार और राज्यों के बीच समानता में एक संतुलन बनाता है, ताकि ज्यादा आबादी वाले बड़े राज्य अपनी संख्या के दम पर छोटे राज्यों को पूरी तरह से दबा न दें। यूरोपियन संसद में कुछ ऐसा ही सिस्टम इस्तेमाल होता है। सिनेमा और सेंसरशिप वाला मामला। हाँ, तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का तो हमेशा से गहरा नाता रहा है। हाल ही में 2 बड़ी फिल्मों को लेकर विवाद हुआ। एक तो सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायक,
जो अब राजनीति में भी आ गए हैं, और दूसरी शिवकार्तिकेयन की पराशक्ति। और दोनों ही फिल्मों को सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा। और आरोप क्या थे? आरोप सीधे तौर पर राजनीतिक थे। ये कहा गया कि केंद्र सरकार सीबीएफसी का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है ताकि उन फिल्मों को निशाना बनाया जा सके जो वो सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाती। और तमिलनाडु से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा। एजुकेशन लोन में भारी गिरावट। हाँ, ये डेटा वाकई हैरान करने वाला है। वित्त वर्ष 2016 में तमिलनाडु में लगभग 9,10,000 सक्रिय एजुकेशन लोन खाते थे। 9 लाख से ज्यादा। और 2025 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 3.1 लाख रह गई। 9 लाख से 3 लाख, ये तो बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। इतनी बड़ी कि इसने पूरे भारत के औसत को नीचे खींच लिया है। हालांकि इसमें एक और पेंच है। वो क्या? अगर हम तमिलनाडु को हटा दें तो बाकी भारत में प्रति एम्प्रॉन्टर लोन की राशि असल में बड़ी है। अच्छा, तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तमिलनाडु में छात्रों के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया है, या ये एक तरह का मार्केट करेक्शन है जहां पहले शायद जरूरत से ज्यादा लोन बांटे जा रहे थे और अब सिस्टम उसे ठीक कर रहा है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। तो आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका के वैश्विक मंच से पीछे हटने से एक नया समीकरण बन रहा है और कैसे भारत के अंदर पॉक्सो जैसे कानून और जनसंख्या जैसे मुद्दे हमारे सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को बदल रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब में एक बात कॉमन है, अप्रत्याशित परिणाम। कौन सोच सकता था कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता ही किसी राज्य के लिए राजनीतिक खतरा बन जाएगी? या तेजी से न्याय देने के लिए बनाई गई अदालतें न्याय की गुणवत्ता से ही समझौता कर बैठेंगी। अंत में एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमारे स्रोतों में 50 साल पुराना एक आर्काइव है। तारीख है 12 जनवरी 1976। 1976 मतलब इमरजेंसी का दौर। हाँ, उस समय भारत सरकार बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए खतरा मान रही थी और उसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही थी। और आज ठीक 50 साल बाद हम उन्हीं राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित करने की कगार पर खड़े हैं जिन्होंने उस राष्ट्रीय लक्ष्य को सबसे सफलतापूर्वक हासिल किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक पीढ़ी की राष्ट्रीय सफलता अगली पीढ़ी के लिए राजनीतिक दंड बन सकती है? और भविष्य की नीतियां बनाते समय हम इस विरोधाभास से क्या सीख सकते हैं? नमस्कार। तो आज 11 जनवरी 2026 के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प